गुड इवनिंग एवरीवन। लेटेस्ट एग्ज़ाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। ठीक है, और आधुनिक काल से अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इनसे ज़रूर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है। आधुनिकता को सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किस समीक्षक का है? विकल्प देखिए, टी.एस. इलियट, जी.एस. फ्रेजर, क्रोचो या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से उत्तर चुनेंगे सभी। सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग सभी को। चलिए बताएं, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, ये कथन किसका था? तो ये जी.एस. फ्रेजर का था। ठीक है, अगर हम बात करें क्रोचे की तो क्रोचे ने कौन से सिद्धांत का प्रवर्तन किया था? अभिव्यंजनावाद। ठीक है, कौन से सिद्धांत का? अभिव्यंजनावाद। और अगर बात करें टी.एस. इलियट की तो इन्होंने निर्वेदिता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कौन सा? निवेदिता का सिद्धांत दिया था। और क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद। ठीक है, आपको क्रोचे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इनमें से आधुनिकता का लक्षण क्या नहीं है? आधुनिकता का मूल आधार मानवता है। जो इस समय आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन हो जाएगा। आधुनिक परंपरा का विरोध है, या फिर धर्म, दर्शन, साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण ही आधुनिकता है। बताएं क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 2 का? आधुनिकता क्या है? परंपरा की विरोध है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। सार्त्र के दर्शन को क्या कहा जाता है? चलिए बताएं, आधुनिकता, अस्तित्ववाद, संत्रास या फिर अजनबीपन? क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 3 का क्या उत्तर जाएगा? अस्तित्ववाद। ठीक है, सारथ्य का सिद्धांत, सारथ्य का दर्शन क्या कहलाता है? अस्तित्ववाद। अगला प्रश्न देखिए, अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में समावेश हुआ है। किसका हुआ है? कुंठा का, संतरास का, मृत्युबोध का या फिर ये सभी? जल्दी से बताएंगे। अस्तित्ववादी दर्शन के प्रभाव से हिंदी की नई कविता में समावेश क्या हुआ है? क्या हुआ है? मृत्युबोध का। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है। आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। 1843। क्या उत्तर जाएगा? 1843 ईस्वी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है। आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आपको ये देखने को मिल जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र? बहुत बढ़िया, इसका क्या उत्तर जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? प्रश्न नंबर 7 का क्या उत्तर जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया, राजा राम मोहन राय जी। कब इन्होंने स्थापना की थी? 1828 ईस्वी में। ठीक है, और इनके साथ किन्होंने इसकी स्थापना की थी? द्वारकानाथ टैगोर जी ने। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति खारी? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? बताएं जल्दी से। सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वामी दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी? ठीक है, जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा? इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये परीक्षा में इस बार पूछी जा सकती है। किसके द्वारा कही गई थी?
ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? बहुत बढ़िया। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में क्या हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, आचार्य शुक्ल ने भारतेंदु काल माना है, कब का माना है? 1850 से 85, 1868 से 93, 1870 से 1900 या फिर 1857 से 1900? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 10 का? जल्दी से उत्तर चुने। कौन सी समय सीमा मानी है शुक्ल जी ने? बहुत बढ़िया, 1868 से 1893 ईस्वी मानी है। ठीक है, अब इसमें 57 साल जोड़ लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? विक्रमी सम्मत भी मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, इनमें से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा संपादित नहीं होती थी? कवि वचन सुधा देखिए होती थी, हरिश्चंद्र मैगजीन बिल्कुल होती थी, बाला बोधनी भी इन्हीं की थी। ठीक है, परंतु भारतेंदु इनके द्वारा संपादित नहीं होती थी। ठीक है, जल्दी से बताएंगे भारतेंदु पत्रिका किसके द्वारा संपादित होती थी? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ध्रुव, नहुष, ययाति या फिर दक्ष प्रजापति? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? नहुष। ठीक है, कौन से नाटक की थी? नहुष। अब देखिए दोस्तों, नहुष कविता भी है एक। ठीक है, नहुष नाम से एक कविता भी है, बताएं किसके द्वारा लिखी गई थी? नहुष नाम से एक कविता लिखी गई है, किस कवि के द्वारा लिखी गई थी? नोट कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है ना नहुष किसकी रचना है, ठीक है, तब तो आप क्या लगाओगे? सीधा नाटक आपसे पूछा जाएगा तो नाटक में आपने गोपाल चंद लगाना है। अगर आपसे कविता के बारे में पूछा जाए तो आपने गुप्त लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, भारत मित्र समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? बनारस, दिल्ली, कलकत्ता या फिर आगरा? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 13 का? कहां से प्रकाशित होता था? जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 13 का भारत मित्र समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कहां से होता था? कलकत्ता से होता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन काल क्या है? सभी को पता होना चाहिए ये। प्रश्न नंबर 14 का क्या उत्तर जाएगा? देखिए 1850 से 1885। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी का उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का साहित्यकार नहीं है? रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन? प्रश्न नंबर 15 का क्या उत्तर जाएगा? देखिए राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये तीनों ही कौन से हैं? भारतेंदु मंडल जी के हैं। ठीक है, लेकिन रत्नाकर नहीं है। ठीक है, चलिए ये ब्रज भाषा के जो कवि माने जाते हैं रत्नाकर जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, भारतेंदु का इनमें से नाटक कौन सा नहीं है? प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी या फिर नील देवी? देखिए आपको भारतेंदु जी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मैंने चैनल पर करवाई हुई है। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी और नील देवी ये सभी किसकी हैं? भारतेंदु की हैं। परंतु रणधीर प्रेम मोहिनी किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा, और ये प्रथम दुखांत नाटक भी माना जाता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, प्रथम दुखांत नाटक भी माना जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारत तेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, गोपाल चंद्र या फिर राधा कृष्ण दास। अच्छा, अगर किसी को भारत तेंदु से संबंधित जो मैंने नाटक की ट्रिक करवाई थी, ठीक है, नाटक की जो ट्रिक करवाई थी, अगर किसी को पता है तो वो जरूर लिखें, ठीक है। मौलिक और अनुदित नाटकों की अगर आपको नहीं आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है वो ट्रिक, जिसने भी वो वीडियो देखी है तो यहां पर वो ट्रिक लिख सकता है, ठीक है। तो भारत दुर्दशा किसका नाटक है? भारत तेंदु जी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, रोबहू सब मिली आहू भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? राधाचरण गोस्वामी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारत तेंदु हरिश्चंद्र। बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। यहां पर सी कर लीजिए, इधर डी कर लीजिए। क्या उत्तर जाएगा? भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में लास्ट टाइम ये पूछा गया है। अब यूं उर आवती सजनी मिली जाऊ, गरे लगी के छतिया। ये पंक्तियां किसकी हैं? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की, ठाकुर जी की, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राधाचरण गोस्वामी जी की। प्रश्न नंबर 19 का क्या उत्तर जाएगा? अब यूं उर आवती है सजनी मिली जाओ, गले लगी के छतिया, है ना। क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। ठाकुर के क्या गले मिलना है सजनी ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, बची सासू जिठानिन सो पेते दुरी घूंघट में दृग जोरे लगी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारत तेंदु हरिश्चंद्र या फिर नाथूराम शर्मा शंकर जी। प्रश्न नंबर 20 का क्या उत्तर जाएगा? किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, ठीक है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, इन कवियों को काल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपने, ठीक है। आपको कवि दिए गए हैं, इन्हें अवरोही क्रम में आपने क्या करना है? विकल्प चुनना है इनका कि कौन से अवरोही क्रम में सीधे सीधे दिए गए। तो देखिए, भारत तेंदु, प्रेमगम, राधा कृष्ण दास तथा नवनीत चतुर्वेदी, ये सभी क्या हैं? आरोही क्रम में दिए गए हैं। तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए, ठीक है। जहां पर पहले भारत तेंदु आ गए, अगर यहां पर बालकृष्ण भट्ट शर्मा जी आ जाते तब क्या होता? तब वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी। चलिए, बद्री नारायण चौधरी किस पत्रिका के संपादक थे? प्रश्न नंबर 22 का, माधुरी प्रभा, आनंद कादम्बिनी या फिर बाला बोधनी। क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से उत्तर चुने। बाला बोधनी किसके द्वारा? ये बाल बोधनी नहीं है, बाला बोधनी, इसे सही कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। बाला बोधनी से संबंधित, तो बाला बोधनी आपने लिखना है, बाल बोधनी गलत हो जाएगा। इसका क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, आनंद कादम्बनी, ठीक है। किसके द्वारा संपादित की गई थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, आधुनिक काल को क्या नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है? स्वात्रोत्तर काल, वर्तमान काल, गद्य काल या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी, गद्य काल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, भारत तेंदु युग की सीमा, समय सीमा क्या है? बताएं जल्दी से। 1857 से 1900, 1850 से 1880, 68 से 1910 या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 1857 से 1900। प्रश्न नंबर 24 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 देखिए, द्विवेदी युगीन काव्य धारा की समय सीमा क्या है?
बताएं 1905 से 1925, 1900 से 1920, 1910 से 1936 या फिर 1936 से 1950। जल्दी जल्दी इसका उत्तर चुनेंगे, क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी, ठीक है। 1920 तक की द्विवेदी युगीन काव्य धारा की समय सीमा मानी गई है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, छायावादी काव्य की समय सीमा कौन सी मानी गई है? बताएं जल्दी से। 1900 से 1920 तो द्विवेदी युग की मानी गई है ना? चलिए, और 1936 से 1950 किसकी मानी गई है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। और छायावादी युग की समय सीमा कौन सी मानी गई है? 1920 से 1936, ठीक है। 1920 से 1936। जब आपको ऑप्शन में ये दिया जाए 1920 से 1936 तो आपने ये चुनना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद काव्य की समय सीमा कौन सी मानी गई है? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। 1936 से 1943, 36 से 50, 35 से 53 या फिर 1950 से 1980। क्या उत्तर जाएगा? प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा कब की मानी गई है? 1936 से 1943, ठीक है। और 1943 के बाद कौन सा काव्य की समय सीमा आई थी? कौन सी आई थी 1943 के बाद? बताएं, प्रयोगवादी काव्य की समय सीमा इसमें से कौन सी है? बताएं। 1936 से 50, 1943 से 53, 1940 से 60 या फिर 1950 से 70। बहुत बढ़िया। प्रयोगवाद की कौन सी है? 1943 से 1953, है ना? याद होगा आपको तार सप्तक। चलिए आगे जी के बारे में भी अगला प्रश्न देखिए, नई कविता की समय सीमा कौन सी मानी गई है? आपसे मैंने पिछली जो वीडियोस में ये कहा था कि आप सभी जितने भी समय दिए गए हैं, ठीक है, जैसे नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, इन सभी की समय सीमा आपने अच्छे से करनी है। नई कविता की समय सीमा कौन सी मानी गई है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 29 का क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 1953 के उपरांत, ठीक है। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, यहां पर एक ऑप्शन गलत है, परंतु कोई बात नहीं, आपको यहां से भी आंसर मिल जाएगा। निम्न को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या जाएगा? देखिए विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। भारतेंदु युग पहले आया, द्विवेदी बाद में, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? बताएं जल्दी से। तार सप्तक, नया सप्तक, दूसरा सप्तक या फिर तीसरा सप्तक? प्रश्न नंबर 31 का क्या जाएगा? तार सप्तक, ठीक है। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष कब का था? 1943 का, ठीक है। और जो दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। और तीसरा 1959 में, और चौथा कब हुआ था? 1979 में, ठीक है। ये चौथा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? किसने किया था जी? बताएं सभी जल्दी से। तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने किया था। बहुत अच्छे। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, कब से हुआ था? 1943 से हुआ था, ठीक है। यही प्रश्न आपको इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे, तो सभी ने अच्छे से इसे कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 है। एक साथ आपके 4 प्रश्न सही होने जा रहे हैं। पहला देखिए, ठंडा लोहा किसके द्वारा लिखा गया था? धर्मवीर भारती जी के द्वारा। चांद का मुख टेढ़ा किसने किया था? चांद का मुख टेढ़ा मुक्ति बोध ने, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर किसके द्वारा लिखी गई थी? अज्ञे के द्वारा। और संसद से सड़क तक धूल ही धूल है, तो विकल्प नंबर यहां पर 2 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सबका उत्तर बिल्कुल बढ़िया है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तार सप्तक यहां पर कर लीजिए, दूसरा तार सप्तक, तीसरा सप्तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तीसरे के। ठीक है, महत्वपूर्ण है, बार बार आपको ये प्रश्न आ रहा है तो इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? कब हुआ था जी? 1959 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1959 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा कब हुआ था? 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आपको इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे अलग अलग, अकेले अकेले, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए अच्छे से सभी कर लीजिएगा तार सप्तक से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 38 देखिए, सूची 1 और 2 में आपने मिलाना है, फिर वही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले देखिए, कुंवर नारायण के द्वारा कौन से तार सप्तक में इनको स्थान मिला था? तीसरे तार सप्तक में। ठीक है, किसमें मिला था? तीर से। प्रभाकर मावचे को किसमें मिला? पहले में। नरेश मेहता किसमें थे? दूसरे में। ठीक है, और जगदीश गुप्त किसमें थे? तीसरी, जो कि है नई कविता पत्रिका से संबंधित। प्रश्न नंबर 39 है, नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताएं। 1953, 54, 55 या फिर 52? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा ये प्रश्न। ठीक है, कहीं गलती से एग्जाम में पूछा जाए और आप भूल जाएं, क्या उत्तर जाएगा? 1954। ठीक है, कहां से प्रकाशित हुई थी ये? इलाहाबाद से। ठीक है, कहां से? इलाहाबाद से। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी तथा विजय देव नारायण शाही जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रतीक के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय अज्ञे या फिर मदन मोहन वात्सायन? क्या उत्तर जाएगा? हाँ जी, बाद में दिल्ली से प्रकाशित होने लगी थी। चलिए बताएं क्या उत्तर जाएगा? प्रतीक के संपादक कौन थे? अज्ञे थे। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, अच्छे से कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 41 देखिए, अब आपको फिर से रचनाएं और उनके रचनाकार आ गए हैं। स्वप्न भंग किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी? प्रभाकर मावचे के द्वारा। ठीक है, चक्रव्यूह किसके द्वारा लिखी गई थी? कौन तोड़ेगा चक्रव्यूह? जो कुंवर होगा। वनमुखी किसके द्वारा लिखी गई थी? नरेश मेहता। ठीक है, ओ अप्रस्तुत मन किसके द्वारा लिखी गई थी? भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, सर्वेक्षर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 42 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे तार सप्तक से ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42 है, निम्न रचनाओं और रचनाओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपने। ठीक है, रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बताएं कौन सी रचना लिखी गई थी? आंसू झरना लहर कामायनी, कामायनी झरना आंसू लहर। देखिए जहां पर कामायनी है, कामायनी आपको पता है कब लिखी गई थी? ठीक है ना, सबसे अंत में लिखी गई थी। तो आप देखिए बी और डी जो ऑप्शन है ये तो गलत हो जाएगी। अब आपने कौन सा चुनना है ये आप देखिए। ठीक है, सबसे पहली कौन सी जाएगी? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44 है, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी से बताएं। 1935, 36, 38 या फिर 30? क्या उत्तर जाएगा?
बहुत बढ़िया, 1935 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। कामायनी के अंदर बताएं कितने सर्ग हैं? बताएं जल्दी से, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ठीक है, कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अगर बात करें पहले सर्ग की, ठीक है, पहला सर्ग कौन सा आता है? चिंता नाम से। कौन सा सर्ग आता है? चिंता नाम से। और अगर बात करें अंतिम की, अंतिम सर्ग की बात करें तो अंतिम सर्ग आता है आनंद। नोट कर लीजिए, आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45 है। इनमें से प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या फिर उर्वशी? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? प्रसाद द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य है? कौन सा है? कामायनी है। ठीक है, कौन सा है? कामायनी। बहुत बढ़िया। अगर बात करें प्रिय प्रवास, किसके द्वारा लिखा गया था? हरिओद जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कितने सर्ग थे इसमें? 17 सर्ग थे। जल्दी से बताएं प्रिय प्रवास कब लिखा गया था? ठीक है, साकेत रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? बताएं, साकेत रचना। बहुत बढ़िया, 1914। साकेत रचना किसके द्वारा लिखी गई थी और ये कब लिखी गई थी? 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1931 में लिखी गई थी। सर्ग कितने थे? 12 थे। और अगर बात करें उर्वशी की, ठीक है, तो उर्वशी किसके द्वारा लिखी गई थी? दिनकर जी के द्वारा लिखी गई रचना थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 46 है। उर्वशी काव्य का नायक कौन है? जी बिल्कुल, बताएं, इंद्र, पुरुरवा, मनु या फिर श्री कृष्णा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वशी काव्य का नायक कौन था? कौन था जी? पुरुरवा। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि छायावाद से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में आपको अक्सर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, और अगर किसी का भला दूसरे का होता है तो उसमें आप सहयोग जरूर करें। ठीक है, और नए साथी जो भी चैनल पर जुड़े, प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखिए, उर्वशी में कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? बताएं जल्दी से, उर्वशी में कितने सर्ग हैं? जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 47 का क्या उत्तर जाएगा? कितने हैं? पक्का श्योर है? 7 ही हैं। देख लीजिए कितने सर्ग हैं इसमें, जल्दी से बताएं कितने सर्ग हैं। जल्दी से सोच समझकर उत्तर दीजिए। कितने सर्ग हैं? 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या फिर 8 हैं? 7 की जगह 5 होने चाहिए। ठीक है, उर्वशी देखिए क्या चीज है, इसकी विधा आप जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए आप 5 लगाइए। इसमें कितने सर्ग हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्गों की संख्या है? कितनी है कामायनी के अंदर? 10, 12, 15 या फिर 14? कितने हैं? चलिए विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। कितने हैं? 15। ठीक है, 15 हैं इसमें कामायनी महाकाव्य में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49 है। इनमें से पंथ की छायावादी कृति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पल्लव, युगांत, ग्राम, स्वर्ण या फिर किरण? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 49 का? कौन सी है? पल्लव है। ठीक है, कौन सी है? पल्लव है। अगला प्रश्न देखिए, पंथ का नव मानववादी संग्रह कौन सा है? पल्लव, गुंजन, ग्राम्य या फिर लोकायतन? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 50 का? बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 50 का प्रेम जी, बहुत बढ़िया। क्या उत्तर दिया है? लोकायतन। ठीक है, विकल्प नंबर, बहुत बढ़िया जी। मैनिफेस्टो भी कहा जाता है पल्लव को। ठीक है, घोषणा पत्र। प्रश्न नंबर 51 देखिए, 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। ठीक है, और 50 प्रश्न और रह गए हैं, इन्हें भी अच्छे से कंप्लीट
जल्दी से करेंगे। चलिए, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस कृति पर मिला था? परशुराम के प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उर्वशी। और कब मिला था ये? 1972 में मिला था इनको। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1972 में मिला था। ठीक है, बाकी देखिए आप, ये जो 3 रचनाएं और दी गई हैं, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय और कुरुक्षेत्र, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं एज इट इज। अदरवाइज अगर परशुराम की प्रतीक्षा के बारे में आपसे पूछा गया तो वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और चाइना से संबंधित युद्ध पर कौन सी रचना लिखी गई थी। चलिए, दिनकर के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है। कौन सा है ये? कुरुक्षेत्र। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? त्रिलोचन, सर्वेक्षर दयाल, केदारनाथ अग्रवाल या फिर नागार्जुन? क्या उत्तर जाएगा? जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 53 का क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन से प्रगतिवादी कवि नहीं है? कौन से नहीं है? सर्वेक्षर दयाल, सक्सेना जी। ठीक है, बाकी सभी त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, ये सभी क्या हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54 है, कौन सी रचना निराला की नहीं है? आपसे निराला से संबंधित प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाएगा। बताएं कौन सी नहीं है? गीतिका, परिमल, गुंजन या फिर अनामिका? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, सीधा सीधा उत्तर है गुंजन। किसके द्वारा लिखी गई थी? पंत जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 55 देखिए, इनमें से महादेवी की कृति कौन सी है? महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की जो वीडियो चैनल पर अपलोड है, ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में दिख जाएगी, वहां पर महत्वपूर्ण कवि लिखे होंगे। ठीक है, और उसके बाद निबंधकार, कहानीकार, ये सभी दिए गए हैं प्ले लिस्ट में, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। उर्वशी, यामा, आंसू या फिर तुलसीदास? बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 55 का? क्या जाएगा? यामा। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1940 में। और इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1982 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 27 अप्रैल 1982 ईस्वी को इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। प्रश्न नंबर 56 देखिए, हरिवंश राय बच्चन की कृति कौन सी है? आपसे हरिवंश राय बच्चन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण या फिर ये सभी? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या जाएगा? ये सभी। ठीक है, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला, ये सभी, और उमर ख्यार की रुबाइयों का भी इनके काव्यों पर प्रभाव पड़ा है। और हरिवंश राय हालावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ठीक है, 58 है, नकेनवाद का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। प्रगतिवाद, प्रपदवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता? क्या उत्तर जाएगा? क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, प्रपदवाद। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59 है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? बताएं। दिनकर, त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल? अब यहां पर कंफ्यूजन होती केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल में। ठीक है, प्रगतिवाद में तो आप ये दोनों तो लगा दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, दिनकर और त्रिलोचन जी। चलिए, अब बताएं क्या उत्तर जाएगा? क्या उत्तर जाएगा? केदारनाथ सिंह या फिर केदारनाथ अग्रवाल? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, केदारनाथ सिंह। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 है, अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? ये प्रश्न भी हमने किया है। श्रमिक वर्ग का, पूंजीपति वर्ग का, बुद्धिजीवी वर्ग का या फिर ये सभी? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 60 का?
क्या हो जाएगा? अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक माना जाता है? बहुत बढ़िया, किसका प्रतीक माना जाता है? पूंजीवाद का। ठीक है, किसका माना जाता है? पूंजीवाद का। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 है, मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को क्या कहा जाता है? बताएं, प्रगतिवाद, नकेनवाद, छायावाद या फिर प्रयोगवाद? मार्क्सवाद के साहित्यिक संस्करण को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपको अक्सर परीक्षा में देखने को मिल जाता है। देखिए क्या इसका उत्तर जाएगा? प्रगतिवाद। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, एग्जाम में ये भी पूछी गई हैं। स्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं, इन पंक्तियों में वाद की झलक कौन सी है? बताएं कौन सी है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नई कविता? किस वाद की झलक है? बताएं किसकी है? प्रगतिवाद की। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आगे निराला, रामविलास शर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी? क्या उत्तर जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 64 है, हरी घास पर क्षण भर नामक काव्य कृति किस वाद से संबंधित है? ये भी बताएंगे किस वाद से संबंधित है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर नकेनवाद? कौन सी काव्य कृति मानी जाती है? प्रयोगवादी। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया, अज्ञे जी की, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक का श्रेय किसे जाता है? बताएं, केचुआ छंद भी जिसे कहा जाता है। हरिओद निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी? क्या उत्तर जाएगा? निराला जी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66 है, प्रश्न भी आपको आ गया, किस कवि के छंद योजना को आलोचकों ने रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा है? क्या उत्तर जाएगा? क्या जाएगा? निराला जी की। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60 प्रश्न देखिए, आपको यहां पर पंक्तियां दी गई हैं और इस साइड पर आपको क्या दिए गए हैं? रचनाकार दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। बताएं ये किसके द्वारा पंक्तियां कही गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बताएं जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। प्रश्न नंबर 67 है। ठीक है, किसके द्वारा कही गई थी? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अब देखिए, इष्ट है अलम अंत, अनमोल साधना ही जीवन का मोल है, ये किसके द्वारा पंक्तियां कही गई थी? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता दुख का नवल प्रभात, ये किसके द्वारा पंक्तियां कही गई थी? ये कही गई थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये किसके द्वारा कही गई थी? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रीतम का पथ अलौकिक कर, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बताएं जल्दी से। हाँ जी, बिल्कुल सही था वो। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा या फिर माखनलाल चतुर्वेदी? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 68 का, मधुर मधुर मेरे दीपक जल प्रियतम का पथ अलौकिक कर, किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। बहुत बढ़िया। ठीक है, मधुर मधुर। अगला प्रश्न देखिए, चाह नहीं है सुरबाला के गहनों में गूंथ जाऊं,
यह पंक्ति किस कवि की है? त्रिपाठी जी की, नवीन जी की, चतुर्वेदी या फिर दिनकर जी की? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 69 का? जल्दी से बताएं, प्रश्न नंबर 69 का। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, किसके द्वारा कही गई थी? माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, जैसा इनका नाम है वैसे ही इन्होंने माखन की तरह बिल्कुल अच्छी सी पंक्तियां भी लिख दी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70 है, इनमें से आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ये प्रश्न तो मास्टर कैडर परीक्षा में पूछा ही गया है। ठीक है, दोबारा से फिर पूछा जा सकता है, अच्छे से कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सैजोबाई या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? क्या जाएगा? महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पंथ की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? यह प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? पल्लव को। 100 प्रश्नों का आपका टेस्ट है ये। इसके बाद भी आपको इसी प्रकार के टेस्ट हर एक टॉपिक से, ठीक है, छायावाद का आज हो गया, फिर द्विवेदी युग का हो जाएगा, फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता का। इस प्रकार से आपको सारे टेस्ट 4-5 दिन में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 72, छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध, यह परिभाषा किसके द्वारा कही गई थी? किसके द्वारा कही गई थी? डॉक्टर नागेंद्र जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73 है। देखिए, आपको जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं ना, सभी के सभी बहुत बढ़िया हैं। आपको परीक्षा में इनमें से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। आप कहीं पर भी वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल कर, चाहे आप फास्ट मोड फॉरवर्ड के अंदर आप देख सकते हैं इसे, लेकिन जितनी भी वीडियो हैं उन्हें सभी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, छायावाद का प्रयोग दो अर्थ में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? किसका है जी? ये रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, हमारे प्यारे बाबा जी रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न नंबर 74 देखिए, इनमें से निराला की कविता कौन सी नहीं है? कुकुरमुत्ता है, राम की शक्ति पूजा आपको लास्ट टाइम पूछा गया था। ठीक है, किस प्रकार से पूछा गया था? निराला जी की लंबी कविता कौन सी है? ठीक है, राम की शक्ति पूजा। इस बार आपको पूछा जा सकता है मुक्ति बोध की लंबी कविता कौन सी है? ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। जूही की कली इनकी है, परंतु नोख का बिहार इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 75 है। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? बताएं। पंत की, बहुत बढ़िया, बताएं जल्दी से। रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिया द्विवेदी, भागीरथ मिश्र या फिर नागेंद्र जी? प्रश्न नंबर 75 का क्या उत्तर जाएगा? निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। किसके द्वारा ये कहा गया था? भागीरथ मिश्र के द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 75 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 76 है। कामायनी में कौन सा पात्र नहीं है? ईडा, श्रद्धा, पुरुरवा या फिर मनु? बताएं जल्दी से, महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछा जाएगा अक्सर। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। क्या उत्तर जाएगा? पुरुरवा। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 देखिए, कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र कौन सा है? श्रद्धा, ईड़ा, मनु या फिर अकुलित? क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 77 का क्या हो जाएगा? बुद्धि का प्रतीक कौन सा है? कौन सा है? ईड़ा है। ठीक है, बुद्धि का प्रतीक कौन सा है? ईड़ा है। और बताएं, श्रद्धा किसका प्रतीक है? बताएं जल्दी से, कहीं ये मत बोल देना श्रद्धा कपूर का है। ठीक है,
बताएं श्रद्धा किसका, बहुत बढ़िया, हृदय का है। और मनु किसका है, मन का है। बहुत। कामायनी में किस दर्शन की परिभाषिक शब्दावली प्रयुक्त है, बताएं जैन दर्शन की, अद्वैत दर्शन की, प्रत्यभिज्ञा दर्शन की या फिर बौद्ध दर्शन की। बताएं जल्दी से क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 78 का। कामायनी में किस दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली है, कौन सी है, बताएं जल्दी से, बहुत बढ़िया, प्रत्यभिज्ञा दर्शन की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 79 है। क्या उत्तर जाएगा इसका, पल्लव, स्वर्ण किरण, गुंजन या फिर लोकायतन। प्रश्न नंबर 79 का क्या उत्तर जाएगा, स्वर्ण किरण। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा, स्वर्ण किरण। चीनी आक्रमण 1962 के समय दिनकर ने कौन सी कृति लिखी थी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार या फिर परशुराम की प्रतीक्षा। बहुत बढ़िया, कि कौन सी लिखी थी, परशुराम की प्रतीक्षा लिखी थी। ठीक है, आपको ये सीधा ही प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चीनी आक्रमण के समय की। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81 है। इनमें से कौन सी कविता पंथ की नहीं है, तोड़ती पत्थर, नौका विहार, मौन निमंत्रण या फिर हिमाद्री। क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए, तोड़ती पत्थर। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। तोड़ती पत्थर किसके द्वारा लिखी गई थी, बताएं जल्दी से। तोड़ती पत्थर निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 82 देखिए, पंथ की प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन सी है, परिवर्तन, ताज, नौका विहार या फिर बापू। पंथ की प्रगतिवादी कविता इनमें से कौन सी है, कौन सी है, ताज है। ठीक है, कौन सी है प्रगतिवादी कविता, ताज है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83 है। प्रकृति का सुकुमार कवि, ये भी मास्टर कैडर परीक्षा में आपको आया है। ठीक है, चलिए बताएं कौन सा है, निराला, पंथ, दिनकर या फिर बच्चन जी को। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा, पंथ जी। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि पंथ जी को। देखिए, छायावाद से जितने भी प्रीवियस ईयर में आपको प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी के सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। एक ही वीडियो सभी प्रश्नों पर भारी पड़ेगी। हलावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध, ये भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है। बताएं, रामेश्वर, शुक्ल, अंचल, नीरज बच्चन या फिर नरेंद्र शर्मा। क्या उत्तर जाएगा, बहुत बढ़िया, हमारे प्यारे बच्चन जी। और रामेश्वर, शुक्ल, अंचल कौन से हैं, मासलवाद के। ये जरूर याद करके जाइएगा, मुझे लगता है, ठीक है, दिल से लग रहा है कि क्या पता ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, मासलवाद के प्रवर्तक। हलावाद तो इन्होंने 2-3 बार पूछ लिया, लेकिन मासलवाद नहीं पूछा, तो इस बार हो सकता है ये पूछा जाए। प्रश्न नंबर 85 देखिए, अभी तो मुकुट बांधा था, मात हुए कल ही हल्दी के हाथ। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, बताएं जल्दी से। पंत की, प्रसाद की, निराला की या फिर महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, तो क्या उत्तर जाएगा इसका, पंथ जी। देखिए, पंथ और मैथिली शरण गुप्त से संबंधित जो पंक्तियां है ना, वो आप जरूर करके जाइएगा, एग्जाम के लिए आपको पूछी जाएगी। और उसके साथ साथ भरत तेंदु जी की। ठीक है, पंथ की हो गई, और अभी गुप्त की बताइए आपको, और तीसरे बताए हैं भारत तेंदु जी की। इनकी पंक्तियां तो आपको आनी ही आनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कवि नई कविता का है, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या फिर दिनकर। प्रश्न नंबर 87 का क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से उत्तर चुनेंगे। प्रश्न नंबर 87 का क्या जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक है, केदारनाथ सिंह जी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88 है। धूमिल का वास्तविक नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्यनाथ मिश्र, वासुदेव सिंह पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 88 का, धूमिल का वास्तविक नाम क्या है, जल्दी से उत्तर चुनेंगे। क्या है, पांडे। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89 है। वासुदेव सिंह
किस कवि का वास्तविक नाम है? निराला, पंत, बच्चन या फिर त्रिलोचन? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 89 का? बहुत बढ़िया, क्या जाएगा? त्रिलोचन। ठीक है, वासुदेव किसका नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये त्रिलोचन का था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90 है, पंत का जीवन काल कौन सा है? ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या उत्तर जाएगा? 1900 से लेकर 1977। ठीक है, विकल्प नंबर ए से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91 है, इन कवियों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपने। ठीक है, पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा जी, या फिर महादेवी वर्मा, पंत, निराला, प्रसाद? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 91 का? बहुत बढ़िया, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92 है, इच्छा ज्ञान क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? मोक्ष, निर्वाण, आनंद या फिर परमात्मा? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 92 का? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा जी? जल्दी से उत्तर चुनेंगे। बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 92 का बताएं जल्दी से, क्या जाएगा? आनंद। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इच्छा ज्ञान क्रिया की समरसता से क्या प्राप्त होता है? आनंद प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 93 देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताएं। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज, रासो, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास या फिर साकेत? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, देखिए प्रश्न को देखते ही आपने सीधा उत्तर दिया है, तो बहुत बढ़िया। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा गया था? हरिओद जी के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर 94 देखिए, इनमें से छायावादी महाकाव्य कौन सा है? उर्वशी, प्रिय प्रवास, कामायनी या फिर साकेत? क्या उत्तर दे जाएगा जी? छायावादी कौन सी रचना है इसमें? कामायनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95 देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद जी की किस रचना का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कानन कुसुम, झरना, चंद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। जल्दी से उत्तर बताएंगे, क्या जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 96 है, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बालू जाल में कैसे उलझा दूं लोचन? ये पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा जी? किसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी? पंत जी के द्वारा पंक्तियां लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97 है, अबला जीवन हाय यह तुम्हारी यही कहानी, यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, चलिए बताएं। भारत भारती, द्वापर, यशोधरा या फिर साकेत? क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? यशोधरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98 है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में वर्णित है? पंचम, अष्टम, नवम या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे। साकेत जो उर्मिला का विरह वर्णन साकेत में किसमें दिया गया है? कौन से सर्ग में है? 9वें सर्ग में है। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 99 देखिए, साकेत नगरी का तात्पर्य क्या है? अयोध्या, काशी, चित्रकूट या फिर हरिद्वार? क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 99 का? बहुत बढ़िया, साकेत नगरी का अर्थ है अयोध्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अरियो करुणा प्रभा में किसकी रचना है? धूमिल, अज्ञे, नागार्जुन या फिर सर्वेक्षर दयाल जी की? बताएं क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर
100 का क्या उत्तर जाएगा? किसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी? अज्ञे जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी? अज्ञे जी के। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न छायावाद से संबंधित। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी को एक बार ये वीडियो से समझ ना आया हो तो एक बार और रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, फास्ट मोड में, ताकि आपको दोबारा से ये प्रश्न अच्छे से हो जाएं और एग्जाम में आप कभी ना भूलें। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपने देख ही लिया है कि इनमें से प्रश्न काफ़ी जो प्रीवियस ईयर में भी आपके पूछे गए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, चैनल के लिए कुछ कीजिए कि आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और नए साथी जितने भी चैनल पर जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।